नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं सुमित सर, बाबा। आज निधि मैम पहली बार इस शो में आई हैं, आपका विशेष स्वागत है। भी हो रहा है और भी हो रहा है निधि मैम का। और शादाब भाई, आज हम बात करेंगे फिर से दिल्ली चुनाव की। 5 दिन बाकी हैं। क्या दिल्ली के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है या 5 दिन में खेला पलट भी सकता है? बाबा, अभी आप फील्ड से ही आ रहे हैं। बाबा, जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, पहली बात तो आपका एक बड़ा अनुभव है, ये 5 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर दिल्ली के नज़रिए से बात करें। क्या पिक्चर बन चुकी फिल्म पूरी है या खेल अभी पलट सकता है? देखिए, ये 5 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी कुछ तय होना है, खासकर उस तरफ वो वोटर जो कि फ्लोटिंग वोटर है। और आपको मालूम है दिल्ली में एक वोटर जो है बड़ा अजीब सा वोटर है। वही वोटर है जो लोकसभा में किसी एक पार्टी को वोट करता है, और वही वोटर है जो विधानसभा में किसी और को करता है। इसका नाम वोटर लॉयल नहीं है। वो जिधर देखता है कि वो अपने विवेक से फैसला लेता है। इस पे आपको दाद देनी पड़ेगी दिल्ली के वोटर की। अब 5 दिन में क्या होगा? 5 दिन में की समुदाय के वोट जो है ना, वो मोबिलाइज करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है और एक जो है आप दलित समुदाय है। इसको खास करके फोकस किया जाएगा। और इसमें सारे लोग जो हैं लग गए हैं। प्रधानमंत्री भी की भी आज रैली हुई है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों है। एक मादीपुर में है, एक और कहीं है। कल जो है वो संदीप दीक्षित के लिए प्रियंका गांधी जाएंगी प्रचार करने के लिए, राहुल भी जाएंगे, कहीं और प्रचार करेंगे। तो उन्होंने अपने अपने एरिया जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हुआ क्या है कि कल जो एक रैली हुई है ना, उसको लेकर के आज दिल्ली के बाजारों में और आपको कहें संसद भवन में इस बात को चर्चा थी। वो थी अखिलेश यादव की रैली। मैंने राम गोपाल जी से पूछा कि भाई आप तो एक साथ लड़ने वाले लोग हैं, आपने चुनाव साथ लड़ा, लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ इंडिया गठबंधन में। फिर उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है, पहले से हमारी पार्टी की नीति है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको साथ देंगे। और हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस नहीं हरा रही है, इसलिए हमने रैली किया। नंबर 1। आरजेडी मनोज झा से मैंने पूछा, बोले नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि हम इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस के साथ नहीं है, हम इंडिया गठबंधन में। उन्हें खुल के नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको आगे बिहार में चुनाव लड़ना है कांग्रेस के साथ मिलके। तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन उसके अलावा एक और शख्स की एंट्री हो चुकी है, वो है ओवैसी साहब। उन्होंने बड़ा गदर मचाया हुआ। आज मैं उनसे बात करने को किया, कल पकड़ूंगा उनको। क्यों तो इसको लेकर के जो ना ये 5 दिन काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो साइजेबल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं ना, वो डिसाइड करेंगे किधर जाना है। क्या इन वोटरों पर कांग्रेस अपना जो है पकड़ बना पाएगी, जो कांग्रेस कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो टारगेट कर रही है केजरीवाल को, ऊपर से नीचे जितने भी नेताओं से आप बात करें। अब तो जब राहुल गांधी की रैली के बाद तो जो एक झिझक थी वो भी खत्म हो गई है। पहले कान में कुछ बोलते थे, कैमरे बोलते थे आज करूंगा इंटरव्यू, कल करूंगा, अरे अभी ऊपर से लाइन नहीं आई। अब तो लाइन उन सब क्लियर हो गई है। अब जो दोनों के दुश्मन जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दुश्मन जो हैं वो केजरीवाल हैं। लेकिन क्या वो झुग्गी झोपड़ी का वोटर है, वो क्या की होल्ड करता है? जो लाभार्थी ग्रुप है, कांग्रेस जरूर अच्छा करेगी। अब आज जंतर मंतर भी मैं गया था, जहाँ संदीप दीक्षित चुनौती दे रहे थे, वहाँ भी केजरीवाल साहब का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के लिहाज से ठीक ठाक भीड़ थी। मतलब जंतर मंतर में कुर्सी उर्सी लगा के भर दिया था। कांग्रेस ही थे वहाँ पर। बड़े लोग मिले भाई साहब। मतलब 20-30 सालों में जितने लोगों से मैं मिलता रहा हूँ ना, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मिल गए। बूढ़े हो गए थोड़े हम लोग के उम्र के लिहाज से, अब हम लोग भी उम्र हो गई, तो ढेर सारे लोग मिले वहाँ पे। ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि कहाँ से बिल में थे जो लोग जो है वो निकल के वहाँ पहुँचे हुए थे। वो लोग दिखे नहीं थे मुझे कभी। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस को कम से कम चुनाव के करीब आते आते थोड़ा जिंदा तो कर दिया है। वो तो कर दिया है। और वो लोग बात भी कर रहे हैं, भले ही वोट ना दें। अरे देखो ना यार, यदि कोहली 6 रन बना के आउट हो जाता है, लेकिन 4 दिन चर्चा तो उसी की होती है ना। टेस्ट में वो रणजी हो रहा हो या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है, चर्चा तो वही होती है ना कि कोहली 0 पे आउट हो रहा है, 4 रन बना रहा है, 6 रन बना। चर्चा भले ही ये 0 पे आउट हो, 4 रन बनाए कांग्रेस, 2 रन बनाए कांग्रेस, लेकिन इस चुनाव में उसी बात की चर्चा हो रही है। अब ये किस शक्ल में जाएगा ये कहना मुश्किल है। निधि मैम,
इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, वैसे आप बहुत सारी विधानसभाओं को मैंने देखा, आपने कवर किया, ग्राउंड रिपोर्ट्स की आपने। एक चर्चा ये होती है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, लेकिन इस बार भी सरकार उसकी होगी, जो तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ बातें होती हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, खेला बाकी है, मिडिल क्लास थोड़ा नाराज़ है, अगर वो इधर से उधर हो जाए तो खेल पलट सकता है। फिर कास्ट की भी बात होती है, कांग्रेस भी बहुत पूरा दम लगा रही, राहुल गांधी जैसे बाबा ने पूरा जिक्र किया कि पहले बच बच के चलते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही आक्रामक तरीके से वो केजरीवाल का एक्सपोज कर रहे हैं, करप्शन से लेके हर तरह की चीज़ों पे वो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, और केजरीवाल भी उनको पलट के जवाब, इवन केजरीवाल साहब को कल ये बोलना पड़ा, अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। आपने ग्राउंड पे क्या फील किया, क्या कांग्रेस भी कहीं लड़ाई में है, या ये पूरा खेल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और आपको फील्ड में क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी वर्सेस आप, सॉरी मैं गलत बोल गया था। नहीं, एक तरह से आपकी जो आपने जो सवाल पूछे, अब शुरुआत जो आपने की कि अब 5 दिन रह गए, क्या कुछ बदल सकता है। अगर आज ही आप टीवी देखें, इस समय हम लोग न्यूज़ रूम में थे, कल तो हम फील्ड में थे, तो काफ़ी रैलीज हुई जो हमने मिस करी, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर क्या जो है, जिसपे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बजट को लेकर राष्ट्रपति के उस पर जो सोनिया गांधी ने बयान दे दिया, उसको बीजेपी ने उठा लिया है। अब कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा जायज़ नहीं है, लेकिन क्या ये एक सवाल एक आम आदमी के मन में आएगा, क्या मुद्दे नहीं है हमारे यहाँ चुनावों में? जो पानी का मुद्दा था, जिस पे आप देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट हो रहा है, अरविंद केजरीवाल उस पे लगे हुए हैं, अमोनिया कितना है, जहर कितना है, ये एक मुद्दा कल तक सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। आज वो लेडी वाला जो स्टेटमेंट है वो इतना उस पर चर्चा हो रही है, तो वो इतना बड़ा मसला बन गया है। तो इसमें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वार पलटवार हो रहा है। क्यों कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, इसको कैसे देखें, और इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाता है, और वाकई में क्या ऐसे सेंसिटिव समय में बहुत सोच समझकर हमें बात करनी पड़ेगी। तो दिल्ली का चुनाव ये आसान चुनाव नहीं, और कांग्रेस को आप जिस तरह से ये चीज़ें हुई, इससे लग रहा है कि कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते कि वो सिर्फ एक राहुल गांधी ने अगर रैली कर दी तो उसी से जान आई है। अब वो कार्यकर्ता में वो एक जान आ गई है उसके, तो वो बात कर रहा है, वो नज़र आ रहा है, हर जगह बात कर रहा है, और मुद्दे किस तरह से बदल रहे हैं। अब आज पानी की बात हो ही नहीं रही है, पानी, अमोनिया, जहर, क्योंकि भाई एक आम आदमी, आप और मैं सबसे पहले सुबह पानी पीते हैं, हाँ, तो पानी मुद्दा होना चाहिए। हवा में दरवाज़ा खोलते हैं कि भाई साफ हवा है, तो जहरीली हवा जो है वो बात होनी चाहिए, वो बात नहीं हो रही है। आज जो अमूमन दिख रहा है वो एक बयान को किस तरह से कांग्रेस ने और बीजेपी ने आमने सामने इसको एक मजबूती से अभी आज तो ये छाया हुआ है। और जो मनोरंजन ने बात करी अखिलेश यादव के अखबार में, सबसे पहले वही तस्वीर देखी, तो उनकी इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी दिखती है कि जो नेशनल लेवल होगा तो इंडिया गठबंधन है, जो लोकल जिस राज्य का चुनाव होगा वहाँ पे जो रीजनल पार्टी है उसके साथ वो नजर आएंगे। इसमें कोई कितना भी कुछ और देखे, वो अपने आप में अलग बात होती है। और तो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि किसके बीच में क्या चुनाव है, मतलब बहुत सारे विधानसभा में आप इंटरेस्टिंग बहुत हो गया चुनाव। अब अगर आप लोगों से बात करेंगे तो ये साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम नहीं किया उस पर लोग बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं। 10 साल का फटीक फैक्टर भी हो सकता है बीजेपी का काम, और राज्यों में भी देखा है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सोचे कि हम बोलेंगे और लोग वोट कर देंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो एक व्यक्ति कांग्रेस की बात करेगा, लेकिन कर लेगा। तो आप 9 का 8 या ऐसा कर सकते हैं, 6 कर लीजिए जो आम आदमी पार्टी की बात करें, 3 बीजेपी की बात कर रहे हैं, और फिर एक उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार आसान नहीं। और कौन से इलाके में आप जा रहे हैं, अगर आप झुग्गी बस्तियों में जाएंगे तो वही आपको उल्टा नजर आएगा, और अगर आप थोड़े से सब वैसे इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ बीजेपी की ही ज़्यादा बात हो रही है। मतलब 7 से 8% जो मतलब लोग हैं, 7-8 अगर 10 में देखें तो वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार बहुत मजबूती से अपनी इनरोड्स बनाई हैं। सुमित सर, आपने कई बार ये बोला कि केजरीवाल का ये सबसे मुश्किल इम्तहान है, 5 दिन बाकी हैं, पिक्चर अभी उलझी हुई है या कुछ क्लियर हुई है, या हमें फिर 8 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा? 8 तारीख का इंतजार करें तो बेहतर है। और मैं वैसे भी आप भविष्यवाणी से बचते हैं। हाँ, तो हम लोग को इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बदनामी तुरंत होती है,
और उसको पता करना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े जो पोस्टर हैं जिनका काम ही यही करना है वो नहीं सही बैठते। हम लोग तो एक आध दो इलाकों में जाते हैं, उससे कैसे कर सकते हैं? वो नाइंसाफ़ी है, वो नहीं करना चाहिए। पर मैं जो बात आपने कहा ना कि चुनाव का पलट भी सकता है, तो मेरा आपसे सवाल है कि चुनाव पहले है किधर, पहले ये बताइए आप, तब तो पलटेगा। आपके सवाल में सवाल है, आप किधर मान के चल रहे हैं कि चुनाव किधर है? नहीं, ये तो यूट्यूब के थंबनेल के लिए था। आप सरकार पलट सकती है अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो वह जैसे खेल पलट सकता है। अब वो खेल क्या है वो तो दर्शकों पे छोड़ देते हैं। नहीं, खेल तो बहुत ही दिलचस्प है। दिल्ली जैसी 70 विधानसभा जिसको पार्षद बीजेपी बोलती थी कि काउंसिल जैसा स्टेटस है इसका, म्यूनिसिपैलिटी है ये, इतना बड़ा नेता क्यों बना दिया आपने अरविंद केजरीवाल को? ये अलग बात है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है देश में जिसकी 2 राज्यों में सरकार है आज, नेशनल पार्टी बन गई 10 साल के भीतर, तो ये अपने आप में उस पार्टी की ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव में पूरा सब कुछ झोंक दिया है, आज जब आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी के मेरे ख्याल से 4 या 5 सीएम इस वक्त दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें धामी साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, डिप्टी सीएम तो सारे ही हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। एक मोहन यादव विदेश में घूम रहे हैं, जापान में शायद। योगी जी भी होते अगर वो योगी जी भी होते, कुंभ वाला हादसा नहीं हाँ, होता। वही मैं बोला कि एक योगी जी की रैलियां भी थी, पर कुंभ के हादसे के बाद शायद उनका थोड़ा सा डिले मतलब पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल। मुझे नहीं पता कैंसिल हुआ है कि नहीं, लेकिन आज कम से कम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रैली कर रहे हैं, अमित शाह की रैलियां चल रही हैं, नड्डा साहब की रैलियां चल रही हैं, 7 सांसद तो बीजेपी के हैं ही हैं और रैली कर ही रहे हैं। और इसके अलावा जो बाहर से जो स्टार पावर है उनका, हेमा मालिनी जैसे लोग और ये जो अट्रैक्शन है, वो सब भी प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा और मतलब उनके पास स्टार कहाँ हैं? उनके जो स्टार है अरविंद केजरीवाल ही हैं, और वो ऑलरेडी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए वो दूसरी पार्टियों से लाकर भी अपनी उसको दिखाना चाहते हैं। खेला पलटा है कि नहीं पलटा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये चुनाव बीते, फिर से भी बोल रहा हूँ कि 15, 20 और 25 के बीच का सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव है ये। इसको गैस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है किसी के लिए भी। हालात अभी की तारीख, आज हम 31 जनवरी शाम को 6 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, 6 भी नहीं बजे हैं, अभी 5:45 बजे हैं, उसके आसपास बात कर रहे हैं। तो हालात को देख के तो ये लगता है कि अगले 3 दिनों में, क्योंकि 3 तारीख को कैंपेन खत्म हो जाएगा, इन 3 दिनों में सब कुछ होना है। और सबसे बड़े स्विंग वोटर्स जो हैं, फ्लोटिंग वोटर जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे राज्यवार इलेक्टोरेट में, तो ये हमेशा देखा गया कि सबसे अधिक जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, अपोजिट रिजल्ट, लोकसभा में अलग, विधानसभा में बिल्कुल अलग, मतलब 100 आउट ऑफ 100 ऐसा स्विंग, इतना बड़ा स्विंग कैसे हो सकता है? पर यह है इस राज्य की ये खासियत है। लेकिन इस बार भी ऐसा होगा क्या? इस बार भी ऐसा होगा क्या जो पिछली 2 बार से? जैसे निधि मैम कह रही थी कि जब आप स्लम्स में जाते हैं तो वहाँ केजरीवाल का मार्केट अप है, लेकिन जब आप मिडिल क्लास या थोड़ा रिच क्लास में जाते हैं फैक्ट तो बीजेपी के प्रति वो है। तो ज्यादा संख्या में वोटर तो वो गरीब गुरबा झुग्गियों में रहने वाला, बस्तियों में रहने वाला है, और वो वोट भी ज्यादा तादाद में करता है। इस बारे में बात कर चुके हैं कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना 2 अलग अलग चीजें हैं। चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मैनेज करना पड़ता है, तो कौन अच्छा मैनेजर है चुनाव के लिए, कौन अपने आदमी को लेकर आता है पोलिंग बूथ तक और दूसरे के आदमी को आने नहीं देता है, ये भी है। अपना लाना है, दूसरे को लाने नहीं देना है, और अगर आ जाए तो इलेक्टोरल वोट लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपका, मान लीजिए आपका चुनाव 6 महीने पहले आपने इस काउंटर पे वोट डाला इस स्कूल में, और आप 6 महीने के बाद दोबारा पोल डालने जा रहे हैं असेंबली पे, वो कहेगा नहीं आपका वोट नहीं है, नाम खूब कटे हैं, आपका नाम नहीं है। इस बार नाम खूब कटे हैं और खूब ऐड भी हुए हैं। तो वही संदीप दीक्षित ने कहा ना कि सब पार्टी को करना चाहिए, सब पार्टियां करती है। हालांकि उस बयान को लेकर के बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन ये भी एक खेला ये भी है जो कि कहते हैं महाराष्ट्र में हुआ है। तो जैसे आपका बूथ नहीं है अगर यहाँ पे, और आपसे कहा जाए कि आपका बूथ अब 1 किलोमीटर दूर हो गया है, या आपको घूम के जाना पड़ेगा, तो अब आप अगर आप बहुत ही इंतुजास्ती का वोट डालने को लेकर तो आप जाएंगे। हो सकता है आप ना जाएं, कि कौन जाए इतनी दूर, यार ऑफिस जाना है मुझे, मेरा कुछ और काम है। ये ऐसे भी होता है, ये शहरी वोटर है। वैसे भी शहर में वोटर सुस्ती होता है, जो वोट डालने निकलते हैं, झुग्गी वाले और स्लम वाले और जे कॉलोनी में जो रहते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनको मोबिलाइज किया जाता है, उनके पीछे लोग लगे होते हैं कि चलिए 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 चलिए, वो लेके आते हैं आपको। तो क्या इस बार ऐसा हो रहा है? क्या इस बार दूसरी पार्टियों ने भी अपना तंत्र इतना मजबूत कर लिया कि वो लेकर आएंगे? इलेक्टोरल रोल और इलेक्टोरल बूथ तक लोगों का आना, इसीलिए मैंने आपसे उस दिन कहा था कि मुझे वो लिस्ट चाहिए 70 सीटों की, कि पिछली बार का वोटिंग डिफरेंस क्या था हर सीट पे, कितना इलेक्टोरेट था, कितना परसेंटेज पोल पड़ा, और उस परसेंटेज में से किस पार्टी के पास कितना पोल गया।
ये सबसे क्रिटिकल फिगर है आप लोगों के लिए, और यही 5 तारीख के एग्जिट पोल में इसी से तय होगा। शताब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक सेकंड। बाबा से एक छोटा सवाल ले लूँ और निधि मैम से कि बाबा, महिला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछली बार भी आप अगर CSDS का आंकड़ा देखें तो आपकी प्रचंड जीत में 80% जो योगदान था वो महिलाओं का था, क्योंकि CSDS के आंकड़े बताते हैं कि 49% पुरुषों ने आपको दिया, 43% ने बीजेपी का, मात्र 6% का गैप। ओवरऑल तो गैप, एक्चुअल गैप 15% था, लेकिन महिलाओं में ये गैप 25%, महिला वोट में 25% की लीड थी। अब वादे की बात रही, पैसा देने वाली बात, 2100 इन्होंने कहा, 2500 दोनों कांग्रेस बीजेपी ने कहा, लेकिन फॉर्म भरवाने वाला काम तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर पाई, और बहुत बड़े स्तर पे भरवाया है। वो क्या आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा बाबा? आप बहुत सारे, मैं देख रहा था आप बाबा का ढावा करते हुए बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे थे। देखिए, आपके लिए प्लस पॉइंट तो है ना, वो उन जगहों पे जिनके बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। जिनकी जो महिलाएं बस में फ्री में घूम रही हैं, वो उनके लिए प्लस वादे की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, उसमें उसी से कहता हूँ ना, तो उनसे बात करिए तो वो बोलते हैं कि हमको तो दिया है। तो उनको जब आप कहेंगे कि नहीं ये तो अभी बोला है, देगा कि नहीं, तो उनको लगता है देगा। उनको पर ये नहीं है कि बहुत जगह मैंने पोस्टर में दिया कि 1000 रुपये पंजाब में वादा किया जो अभी तक नहीं दिया, तो दिल्ली में कहाँ से दोगे, ये पोस्टर है। मैं जब गया था पंजाबी बाग, मोती नगर, तिलक बीजेपी नगर, ने पूरा मुद्दा ही बनाया है। तो कहाँ दोगे, लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने बोलता है कि उसने दिया है। पानी का भी वो बोलते हैं कि पानी का नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए देखिए ना, सभी पार्टियों ने कोर्स करेक्शन किया। हर जगह जो रेवड़ी बटने का जो कल्चर हुआ, उसके बाद ही शुरू हुआ है ना। चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, हर जगह उसी चीज़ को किया, और उसी को देखते हुए तीनों पार्टियों ने फिर से यहाँ पे किया। तो वहाँ पे जो डिलीवर कर रहा है उसका तो एक तो एडवांटेज है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड है। एक अपडेट दे दूं, बात करते करते अभी अभी अपने ग्रुप में आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जिन 7 विधायकों को टिकट काटे थे, उन सब ने पार्टी छोड़ दी है। आपने कहा ना खेला होगा कि नहीं होगा, 60 सिटिंग विधायक जिनके टिकट कटे थे, मतलब उनके भावना तो खैर ज्यादा के थे। एक तो अभी नरेश यादव, महरौली से जो नरेश यादव थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नरेश यादव, भावना गौड़, राजेश ऋषि, मदन लाल, रोहित महरौलिया, BS जून, पवन शर्मा, ये 7 लोगों ने अभी अभी इस्तीफे भेजे, और सब इस्तीफे, अधिकतर इस्तीफे भ्रष्टाचार के नाम पे हैं। हस्तलिखित हैं। अच्छा, हस्तलिखित, हाथों से लिख के दिए गए हैंड रिटन इस्तीफे हैं। तो खेला, अगर ये दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। ये करण साहब के ऊपर है। हाँ, 20 से अधिक 7 ने इस्तीफा दे दिया। ये अभी अभी का अपडेट आ रहा है। तो अब इसको कैसे देखना चाहिए, खेला कहाँ हो रहा है, आप इसको डिसाइफर करिए। बाबा मुझे लगता है कि वो जो आम आदमी पार्टी ने कम टिकट काटे, यदि, क्योंकि देखिए उनका जो एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी मैं बोलता हूँ। एक तो लगातार 10 साल का है केजरीवाल के खिलाफ। एक जो उनका जो इंडिविजुअल MLA सब है ना, वो भी 2-3 बार का हो गया। तो उनका टिकट भी और काटना चाहिए था। बाबा अब MCD भी है और उनके MCD पास। भी, इसलिए तो मैं ट्रिपल कर रहा हूँ ना, 3 हो गया ना। एक तो 10 साल की सरकार हो गई, एक वो सारा MLA, वो एक सुमित कर रहे थे कि वो गया किसी पार्टी में गया, वो बोलता है वो किसी पार्टी में जाए वोट नहीं देंगे, नया चेहरा लाया आम आदमी पार्टी, शायद वो अच्छा कर जाए। ये वाला टिकट नहीं, ये सीलमपुर वाला, सीलमपुर वाला, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। जो आपका सिटिंग MLA है अब्दुल रहमान, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। आपने मतीन अहमद के बेटे को दिया है। हाँ, जो मतीन का बेटा, मतीन हारे थे पिछली बार, उसको आपने दिया है, उनके बेटे को। तो चांसेस मतीन के बेटे के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उस सीट पर। लेकिन जो सिटिंग विधायक है उसके बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, पता नहीं कांग्रेस ने उसको क्यों टिकट दे दिया। कांग्रेस के पास जबकि वो सीट कांग्रेस की रही है, मतीन अहमद की सीट रही है। जाहिर तौर पर मतीन अहमद की टीम होगी पूरी, मतीन अहमद के पीछे और लोग होंगे। कांग्रेस ने उस ऐसे विधायक को, या तो उसके पास पैसे होंगे, भाई चुनाव लड़ना भी तो मेहनत पैसे वाला काम है, खर्चा करना पड़ता है। निधि मैम, छोटी सी टिप्पणी बस महिलाओं वाली। आपने बहुत सारी महिलाओं से बात की होगी कि मैं जो बाबा से जो सवाल था कि पिछली बार की जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल था, जो इतना बड़ा अंतर था उसमें 80% भूमिका महिलाओं की थी, पुरुषों का उससे कम थी। क्या उसमें कोई अंतर आ रहा है, उनका अभी भी झुकाव? जो एक मोटे तौर पर मैं कह सकती हूँ, जो दिल्ली में महिलाएं, जैसे आप इलाकों में गए, जो पेशेवर महिलाएं जो काम को घर बाहर निकलती हैं, वो अपने आप जॉब्स कर रही हैं, उनको इतनी ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि फ्री बस में आ रही हैं, जा रही नहीं। लेकिन आप जैसे अब कल हम घूम रहे थे, नेताओं से भी बात कर रहे थे, तो अगर हम मालवीय नगर में गए, लेकिन पीछे चिराग दिल्ली चले गए, खिड़की एक्सटेंशन चले गए, तो वो वहाँ पे जो हालात हैं, जो आप
एकदम अच्छी खासी रोड्स और अब बहुत महंगे शोरूम्स के पीछे जो बस्ती हैं वो बस्तियां कितनी बड़ी हो गई हैं दिल्ली में। एक समय में वो बस्तियां इतनी बड़ी नहीं थी। मुझे जो थोड़ा सा ये लग रहा है, क्या दिल्ली में ये इतना प्रतिशत बढ़ गया है? अब कहते हैं ना दिल्ली में हर रोज़ बाहर से लोग आ रहे हैं रहने के लिए, कमाई का साधन है यहाँ पर। तो वो जो महिलाएं हैं वहाँ पे, तो एक पुरुष काम कर रहा है, महिला काम कर रही है, जो उनके बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो जो जीवन से जूझ रहा है ना, वो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। और उनको अगर आप बस में राइड दे देते हो या उनको पानी मिल जाता है, उनका जीवन आसान हो जाता है। पानी फ्री में आ रहा है अलग बात है, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग किराए पे रहते हैं। फ्री में उनको उतना नहीं उनको मिलता, नहीं मकान मिलता मालिक ही नहीं लेता है। है। मैं वही बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ मैं आपको कि वो जो बिल का पेमेंट उनको फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनको ये है कि हमें एक मकान मिल रहा है रहने के लिए, मुझे बस मिल रही है। अगर मुझे मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ी बहुत भी अगर क्रोसिन मिल जाए, पैरासीटामॉल मिल जाए, कॉम्बीफ्लान मिल जाए, वो भी बहुत है। आप हमको खरीदनी पड़ती है, हमें चोट नहीं लगती, क्योंकि नौकरी है। जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास आय के साधन कम है, लेबर वेजेस हमारे यहाँ इतनी कम है, ऐसा कोई हमारे यहाँ रूल नहीं है, तो उनके लिए चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद आप जाति ले आओ, आप ले आओ ये अल्पसंख्यक हैं, आप ले आओ ये पिछड़े वर्ग के हैं, आप ले आओ ये पूर्वांचल ले आओ, लेकिन भैया पानी चाहिए सबको, बिजली चाहिए, एक आसरा चाहिए। आप देखिए मटिया महल गए थे आप, मैं तो शॉक थी जो मैंने वो देखा, जिस तरह से लोग जीवन जी रहे थे। हमने अपनी ह्यूमन लाइफ्स को हमने कितना कमतर कर दिया है। अब ये जिम्मेवारी हम इंसानों की भी है कि भाई व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट सच एंड एक्सेप्ट सच लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। दूसरा ये कि हमारे नेताओं से भी हमें पूछना पड़ेगा कि भाई हमें जीवन स्तर ऐसे मत जीने दीजिए, है ना। आप देश की राजधानी में रह रहे हैं, आप कमाई के लिए आ रहे हैं ना, क्योंकि आपका गुजारा नहीं चल रहा है आपके गाँव में। हाँ, तो और उसमें महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। महिलाएं काम भी करती हैं, घर का भी करेंगी, बाहर का भी करेंगी, तो उनको अगर थोड़ी सी भी जहाँ राहत मिलेगी। और मैं जानती हूँ दिल्ली में जो महिला है वो थोड़ा सोच के समझ के कर लेगी वोट। वो ऐसी ग्रामीण वहाँ की महिला नहीं है जो खेत खलिहान में पति के साथ काम कर रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही है, मदद कर रही है, लेकिन चलो घर परिवार के बड़े लोगों ने बोला भाई इनको वोट कर दो, तो शायद वो वोट कर दे। यहाँ पर जो महिला है वो सजग महिला है, चाहे वो बड़े घर की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल समझ के करेगी। अब उसको 2500 रुपये मिल जाए वो अलग बात है, या 2100 मिल जाए वो उस पर जाएगी, या उसको बस राइड चाहिए वो जाएगी। क्योंकि कितनी महिला मैं जानती हूँ जो कामगार महिला है, वो कहती है अरे दीदी बस लेट आती है, हम तो 10 रुपये या 20 रुपये दे के जो रिक्शा होता है उसमें आ जाते हैं। सो फॉर अ वुमन, मतलब एक महिला के लिए उसके जीवन को अब आसान बनाना, ये नेताओं को अब करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और इस बार भी महिलाएं क्रूशल रोल अदा करेंगी। शादाब भाई, सबसे लास्ट में आपके पास आए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपने बीजेपी का पूरा कैंपेन देखा, 2020 में बहुत ही पोलराइज कैंपेन था, क्योंकि वो सीए एनआरसी आंदोलन के बैकड्रॉप में पूरा था, और बहुत एग्रेसिव नारे रामजादे और क्या क्या लगे थे। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी वैसी उस तरह के नारे नहीं यूज़ कर रही है, और बीजेपी के नेता पोलराइजेशन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव हो, क्योंकि उनको कहीं लगता है कि शायद हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा तो फिर से आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपने कपिल मिश्रा का कोई बहुत वायरल बयान नहीं आया इस चुनाव में। चुनाव से पहले वो जितने वायरल थे, चुनाव के बीच में तो कोई ऐसा बयान उनका आया ही नहीं। जबकि कपिल मिश्रा, अपने बयानों के लिए वो हर हफ्ते कोई ना कोई उनका आक्रामक बयान आ जाता है। कि वो चुनाव लड़ भी रहे। हाँ, लड़ भी रहे हैं वो करावल नगर से, हालांकि मुस्तफाबाद। हाँ। तो एक तो वो बात है, उसकी क्या वजह है। दूसरी जो बाबा ने जिक्र किया कि जो आखिरी की जो दिन बाकी हैं, मुस्लिम फैक्टर का जिक्र किया बाबा ने। आपने बहुत करीब से आप कवर करते हैं उन चीज़ों को, और स्लम वोट्स भी कई बार लेट डिसाइडर होते हैं, और चुनाव में देखिए मनी फैक्टर भी होता है। हम आप जानते हैं चुनाव में पैसा बट रहा है, कैश बट रहा है, काइंड बट रहा है, चीज़ें हो रही हैं, शराब भूल गए, शराब, बेडशीट बट रही हैं, पैसे भी बट रहे हैं, हो रहा है, ये सच है, जैकेट बट रहे हैं। तो वो जो लास्ट टाइम वोटर है एक, और वो कैसे करेंगे? मुस्लिम फैक्टर क्या काम, जैसे आपने बार बार बोला है कि
कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो बीजेपी को हराने के लिए कई बार आपकी तरफ मुड़ जाता है। केजरीवाल साहब को तो बोलना पड़ा है। नहीं बिल्कुल, आपके आपके बयान से मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो शाहीन बाग का आंदोलन भी चल रहा था, और अमित शाह का एक बयान मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। और वो बयान जो है उनका बड़ा बीजेपी का, उनका अमित शाह का बयान आम आदमी पार्टी को फ़ायदा कर गया, और जो पोलराइज आम आदमी पार्टी के प्रति हुआ वो बहुत ही ज़्यादा था। खासतौर पर मैं मुस्लिम इलाकों में देख रहा था। अब आप सोचिए कि अमानतुल्लाह खां जैसा कैंडिडेट 65,000 वोट से जीता, आप समझ रहे हैं, 65,000, मतलब भाजपा का कैंडिडेट नंबर 2 पे था, उनको 45,000 वोट मिले थे, अमानतुल्लाह को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले और थे। अमानतुल्लाह को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। और ऐसे ही जितने आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो एक तरफा चले गए, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे वो कोई 4,000 पे सिमट गया, कोई 5,000 क्रॉस करना मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए। तो ये जो बयान था ना, इसीलिए शायद भाजपा के नेता इस बार समझ रहे हैं कि अगर हमने वैसी कैंपेन की तो उनको, कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस बार बहुत लोकल रखा है जानबूझ के। हाँ। एकदम लोकल मुद्दों पे बात करें, गली करंजा। हाँ। तो ये जो आपने कहा ना कि भाजपा का कैंपेन क्यों आपको दिख रहा है बहुत माइल्ड है, जैसा कैंपेन यूपी में हुआ या झारखंड में हुआ वैसा दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? वो डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार की तरह ये हो सकता है, और इसलिए वो बच रहे हैं। इवन कोई बांग्लादेशी तक का नाम नहीं ले रहा हाँ, है। नहीं ले रहा है। हाँ, रोहिंग्या की बात नहीं हो रही वही है। तो। शुरुआत रोहिंग्या बांग्लादेशी से हुई थी, आज रोहिंग्या बांग्लादेशी सब गायब हो गए। आज यमुना की बात हो रही है, बिजली पानी सड़क की बात हो रही है, 2100-2500 की बात हो रही है। दूसरी बात आपने कहा कि भाई लास्ट के दिनों में क्या पोलराइज होता है, पैसे बढ़ते हैं, या जो तमाम जो इलेक्टोरल सिस्टम की बुराइयां हैं। देखिए, वोटर बहुत समझदार होता है। मुझे याद आ रहा है कि नांदेड़ का चुनाव था, आपने देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ हुए, लेकिन वही वोटर गया, उसने विधानसभा में तो दे दिया जो ये अलायंस था, युति को दे दिया, लेकिन उसने लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया वोट। अब आप सोचिए कि वही वोटर जा रहा है, वो नीचे तो भाजपा को दे रहा है और ऊपर कांग्रेस को दे रहा है। तो वोटर को पता होता है कि हमको किसको वोट देना है। देखिए, ये अभी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं वो जम के चल रही हैं, कंबल बंटने से लेके और जो तमाम जो होता है। मैंने तो आपको बताऊं बाबा, मैंने मुंबई में एक बड़ा विचित्र देखा था कि मतलब लोग कैसे मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। एक नेता को मैंने देखा कि इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने क्या किया कि एक स्लम बस्ती में पैसे बांटे और उन्होंने उसके मार्क लगा दिया कि वोट दे के, मतलब वोट वाला मार्क। तो मैंने ऐसा मध्य प्रदेश में भी कई जगह हुआ। हाँ, कि वोट हो गया आपका, वोट हो गया क्योंकि उनको पैसा मालूम था दे कि दिया, उसको निशान लगा दिया, क्योंकि कोई आए तो दिखा दीजिएगा। ये भी हो रहा है। हाँ। ये माइनॉरिटी के साथ हुआ है। हाँ, ये उनको था कि ये जो वोटर है ना, ये हमको वोट नहीं देगा, वो ये अपोजिशन वाले कैंडिडेट को वोट देगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा ले लो हमसे और अभी लगा लो निशान, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि ये निकलेगा तो हमको वोट देगा। तो ये भी प्रैक्टिस होती है। मतलब आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा कि किस तरह से भी लोग। सदाब, मुझे ये बताइए कि क्या जो देखने को मिलता है मुस्लिम इलाकों में, यदि हम जाते हैं, बहुत अच्छा है, राहुल गांधी बड़ा अच्छा यात्रा किया, ये क्या उस वो वोट करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो अखिलेश कूदे हैं और जो राम गोपाल जी ने कहा कि हमारी नीति तो साफ है, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। देखिए, मुझे लगता है ना कि आपका जो सवाल है ना वो सीट बाय सीट मुझे लगता है कि इस बार होगा। जैसे पिछली बार जो बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन था जिसकी वजह से एक तरफा जो पोलराइज हो गया था, इस बार एक तरफा पोलराइज नहीं होगा। जैसे मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, ओखला में, वहाँ पे मुझे मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस, AIMIM और के बीच में बट रहा है, क्योंकि MIM ने एक शिफाउर रहमान को टिकट दिया है जो नारसी के मामले में जेल में, आज ओवैसी ने वहाँ कैंपेन की है। अरीबा खान भी मजबूती से लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो वोट जो है वो बटेगा। तो वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो एक सीट पे, लेकिन 4 सीटें मुझे दिख रही हैं जहाँ पे वो एक आम आदमी पार्टी को एक तरफा मुझे लगता है कि मिल सकता है। और ऐसे ही मुस्तफ़ाबाद की एक सीट है जहाँ पे एक अली मेहदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फादर भी MLA रहे। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि तो वोट बटेगा। तो मुस्लिम वोट मुझे लगता है कि इस बार वैसा एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी को नहीं जाएगा, बल्कि वो कांग्रेस और आप में डिवाइड होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सुमित सर, आप आखिरी टिप्पणी अपनी समराइज करते हुए, जो पूर्वांचल फैक्टर की बात हुई या जाट वोट बैंक, पंजाबी वोट बैंक, ये आया पंजाबियों का अपमान हुआ, वो आया पूर्वांचलियों का अपमान हुआ। हालांकि ज़्यादा टिकट पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी ने दिए और बीजेपी बेसिक्स की तरफ गई। उनके टिकट में जाट थोड़ा ज़्यादा हैं, गुजर हैं, पंजाबी को भी उन्होंने दिया। कास्ट फैक्टर का ये लास्ट डेज में कुछ होगा या अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना सोच करके रखा है? कल भी देखिए जो मान साहब के यहाँ वो हुआ, वो फिर वही पंजाब और उससे जोड़ करके कोशिश की आपने, जो रेड की बात जो थी। मुझे ना जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सीट्स बाय सीट चुनाव हो रहा है। कैंडिडेट बाय कैंडिडेट का उतना ज़्यादा असर नहीं है,
कि ये पूर्वांचली है तो इधर ही जाएगा, या ये गढ़वाली है या कुमाऊनी है या पंजाबी है, इतना असर मुझे नहीं लगता इस बात का। और मुझे तो शुरू में लगा कि दोनों राजनीतिक बड़ी पार्टियां, आप और भाजपा की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस तो अभी 2 दिन पहले उतरी, ये मुद्दों की तलाश कर रही थी। इनके पास मुद्दे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, तो हर रोज़ एक मुद्दे पे एक आदमी आप पंजाबी पे करता, एक आदमी जाट पे करता, एक आदमी पूर्वांचली पे करता, फिर कोई कुछ और बोलता। मतलब ये लोग मुद्दे ढूंढ रहे थे कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ें, क्योंकि फ्रीबीज की बात एक ने की, दोनों ने पहले ही कर दिया कि आप अगर 5 छोटी उंगली दोगे हम आपको बड़ी उंगली देंगे। तो मुझे लगता है ना कि इनके ग्राफिक आर्टिस्ट ना रात में पोस्टर बनाते होंगे। अब बोलते हैं कि साहब ये ठीक लग रहा है, तो बोलते हैं हाँ इसको कल बनाओ। उधर से भी बोलता है हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको बनाओ। मतलब इतना मुद्दों का रायता फैला दिया कि अब क्या मुद्दा है जो अब तय ही नहीं है। अब एकमात्र मुद्दा बीते 2-3 दिनों से वो यमुना का चल रहा है। इस वक्त पे जब हमारा बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आज प्राइम मिनिस्टर की रैली है और उसमें क्या बोले होंगे और आगे क्या होगा। उन्होंने वही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया मेनली, आपदा, और जिस तरह से जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा जब सरकार बनेगी तो सीएजी रिपोर्ट को वो करेंगे और एक्शन लेंगे। मतलब भ्रष्टाचार दिल्ली के लोगों के लिए मुद्दा अगर यमुना बन रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। यमुना, साफ हवा के मुद्दे होने चाहिए। एक भी मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि हम AQI लेवल को 50 के अंदर में ले आएंगे, हम ये प्रयास करेंगे। एक ने भी प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि नहीं कर पाएंगे वो। और क्योंकि अड़ोस पड़ोस की सरकारों से बात करनी पड़ेगी ना, आपको संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। जब आपके संबंध अच्छे है ही नहीं, आप एक दूसरे पर जहर फैलाने और इस तरह के आरोप एलिगेशन लगाएंगे तो कहाँ से आप बातचीत करेंगे। तो इसीलिए मुद्दों की सख्त कमी थी। लग रहा था कि फ्री की चीज़ें बांट के चुनाव जीते जा सकते हैं। जनता को लग रहा है कि फ्री तो हमारा अधिकार है। अब हमको फ्री की दवाई, फ्री का स्कूल, फ्री का पानी, फ्री का ये सब चाहिए ही चाहिए, पर सफाई चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। कम से कम मेरे जितनी जगह पे मैं घुमा, सब ने छूटते ही कहा कि भाई 2100 रुपये से महीना चल जाएगा क्या, 2500 से घर का खर्चा चल जाएगा क्या। महंगाई देख रहे हो कहाँ जा रही है, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया है, हम तेल नहीं भरवा पाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।